इमेजिन करिए एक ऐसे देश को जिसकी गवर्नमेंट पर 8.6 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सरकारी कर्ज है। अगर इसका डेप्थ टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो लगभग 248% तक पहुंच गया है। मतलब अगर देश 100 कमा रहा है तो उस पर 248 का कर्ज है। किसी भी आम देश के लिए यह हालत तबाही की निशानी होती है। इसलिए लोग कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ग्रीस जैसा क्राइसिस है। यहाँ तक कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने पार्लियामेंट में ओपनली कहा था कि जापान की हालत ग्रीस से भी ज्यादा खराब है। तो फिर सवाल ये उठता है, जापान अब तक फाइनेंशियली कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? आखिर कैसे एक देश जो थियोरेटिकली कब का बैंक करप्ट हो जाना चाहिए था, आज भी आराम से टिका हुआ है। वहां कोई मार्केट क्रैश नहीं हुआ, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। कैसे बैंक ऑफ जापान पूरे बॉन्ड मार्केट को उंगलियों पर नचाता है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे और फैक्ट और डाटा के साथ जापान के इस यूनिक सर्वाइवल मॉडल को डिकोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर। ह्यूज डेप्थ फिर भी डिफॉल्ट नहीं। सबसे पहले जापान के इस भारी भरकम कर्ज का असली सर्च समझते हैं। जापानीज गवर्नमेंट का ग्रॉस डेप्थ उनकी जीडीपी का लगभग 248% हो चुका है। अगर इसको ग्रीस से कंपेयर करें तो 2010 में जब ग्रीस बर्बाद हुआ था तब उसका डेप्थ टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 180% था, यानी जापान से बहुत कम। फिर भी ग्रीस बर्बाद हो गया लेकिन जापान खड़ा है। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्रिक है। जापान का 88% कर्ज उनके अपने ही देश के लोग होल्ड करते हैं। ये कर्ज किसी विदेशी बैंक या IMF का नहीं है, बल्कि जापान के अपने बैंक, उनके पेंशन फंड्स जैसे GPIF जो दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड है, वहां की इंश्योरेंस कंपनीज और सबसे बड़ा उनका अपना सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ जापान होल्ड करता है। बैंक ऑफ जापान ने अकेले ही देश का लगभग 50% सरकारी कर्ज खुद खरीद रखा है। ये बात इसलिए मैटर करती है क्योंकि जब कोई देश दूसरे देशों से कर्ज लेता है, जैसे ग्रीस, अर्जेंटीना या पाकिस्तान ने लिया, तो बुरा वक्त आने पर विदेशी इन्वेस्टर्स पैनिक करके अपना पैसा निकाल लेते हैं। इसलिए देश की करेंसी डूब जाती है और देश डिफॉल्ट कर जाता है। लेकिन जापान को किसी विदेशी इन्वेस्टर्स की टेंशन नहीं है क्योंकि पैसा उनके अपने ही लोगों का है। इसके साथ ही जापान अपना सारा कर्ज अपनी ही करेंसी येन में लेता है। जब आपका कर्ज आपकी अपनी करेंसी में हो तो आप कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकते क्योंकि जरूरत पड़ने पर आप और करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए जापान का डिफॉल्ट होना एक मिथ बन चुका है। बैंक ऑफ जापान बॉन्ड मार्केट का कंट्रोल। अब आते हैं बैंक ऑफ जापान की सबसे बड़ी ताकत पर। BOJ ने देश की इकोनॉमी को चलने के लिए दशकों तक अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी चलाई। यहाँ तक कि 2016 से 2023 तक जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स चल रहे थे। इसका मतलब अगर आप सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाते हैं तो आपको बदले में ना के बराबर या थोड़ा नुकसान उठाकर ही पैसा वापस मिलेगा। अभी हाल ही में BOJ ने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बढ़ाकर 0.75% किया है, जो कि 1995 के बाद सबसे ज्यादा है। फिर भी ये दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। जैसे US में ये 4.5% से 5% के बीच रहता है। जापान में कर्ज का बोझ इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि BOJ वहां के बॉन्ड मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल करता है। उन्होंने 600 ट्रिलियन येन से ज्यादा के सरकारी बॉन्ड्स खुद खरीद रखे हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना पैसा प्रिंट करने से तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन जापान में इसका उल्टा हुआ। जापान पिछले 30 साल से डिफ्लेशन से जूझ रहा था। वहां पैसा एक बैंड सर्कल में घूमता रहता है, जैसे बैंक ऑफ जापान से गवर्नमेंट से डोमेस्टिक बैंक्स और वापस बैंक ऑफ जापान।
जिससे पैसा देश से बाहर नहीं जाता। इसलिए महंगाई हमेशा कंट्रोल में रहती है और सरकार जिंदा रहती है। जापान का $3.5 ट्रिलियन का सेफ्टी नेट। अब बात करते हैं जापान के उस ताकत की जो समंदर पर बैठी है, उनके फॉरेन वेल्थ। जापान के पास लगभग $3.7 ट्रिलियन के नेट एक्सटर्नल एसेट है। ये एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। इसका सीधा मतलब ये है कि जापान के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, निकॉन से पिछले 30 से 40 सालों में पूरी दुनिया में अपनी फैक्ट्रीज खड़ी की है और भारी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। जापान का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमेशा दुनिया के टॉप 3 देशों में रहता है। इसी वजह से जापान लगभग 31 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन था, जिसे अभी हाल ही में जर्मनी ने पीछे छोड़ा है। ये फॉरेन वेल्थ जापान को 3 तरीके से बचाती है। पहला, ओवरसीज इनकम, जिसमें जापान हर साल पूरी दुनिया से अरबों डॉलर कमाता है, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। दूसरा, करेंट अकाउंट सरप्लस, जिसमें अगर जापान का ट्रेड डिफिशिएंट हो भी जाए तो भी इस विदेशी कमाई की वजह से उनका ओवरऑल अकाउंट हमेशा प्रॉफिट में रहता है। तीसरा, सेफ हेवन करेंसी, जब भी दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस आता है या फिर वॉर होती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा सेफ रखने के लिए जापान की करेंसी येन खरीदने लगते हैं, क्योंकि जापान के पास दुनिया भर में वेल्थ बिखरी हुई है। एजिंग पॉपुलेशन और ज़ुम्बी कंपनीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जापान में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। जापान बैंकरप्ट भले ही ना हो, लेकिन वो एक जगह जम सा गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ की आबादी का बूढ़ा होना। जापान में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी लगभग 29.3% हो चुकी है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहाँ काम करने वाले जवान लोगों की आबादी लगभग 1973 के लेवल पर वापस गिर चुकी है। इसका मतलब साफ है, काम करने वाले और टैक्स देने वाले लोग कम हो रहे हैं और पेंशन मांगने वाले बूढ़े लोग बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब जापान में 9 मिलियन ज्यादा बूढ़े लोग मजबूरी में पार्ट टाइम या कम सैलरी वाले जॉब्स कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि 2040 तक हर 3 में से 1 इंसान बूढ़ा होगा। अब इसका असर ये हुआ है कि जापान की जीडीपी ग्रोथ पिछले 2 दशकों में ना के बराबर रही है। इसके ऊपर से एक नया सिरदर्द है वहाँ की ज़ुम्बी कंपनीज। जापान में लगभग 30% कंपनीज ऐसी है जो कोई प्रॉफिट नहीं कमाती। वो सिर्फ बैंकों से मिलने वाले सस्ते सरकारी लोन्स के दम पर जिंदा है। अगर इन कंपनीज को सरकारी मदद मिलना बंद हो जाए तो ये तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन सरकार इन ज़ुम्बीज फिल्म्स को जानबूझकर जिंदा रखती है, क्योंकि अगर ये बंद हुई तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा। जापान ने एक झटके में कोलैप्स होने के बजाय धीरे धीरे कमजोर होने का रास्ता चुना। ट्रस्ट, सेविंग और येन की स्ट्रेंथ। इन सब के बाद जो आखिरी कड़ी इस पूरे सिस्टम को जोड़कर रखती है वो है जापान का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वहां के लोगों का आपसी भरोसा। जापान के आम नागरिक बहुत ज्यादा सेविंग करते हैं और उनका होम बेस बहुत स्ट्रांग होता है, यानी वो अपना पैसा किसी विदेशी स्टॉक मार्केट में लगाने के बजाय अपने देश के सरकारी बॉन्ड्स में लगाना पसंद करते हैं। उन्हें अपने सरकार, अपने बैंक्स और बैंक ऑफ जापान पर पूरा भरोसा है। इसलिए 30 साल से वहाँ कोई पैनिक नहीं हुआ। लोग सिस्टम से एग्जिट नहीं कर रहे और बैंक सस्ते में सरकार को पैसा देती जा रही है। साथ ही जापान की करेंसी येन उनका एक और वेपन है। जब उन्हें लगता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो वो मनी प्रिंटिंग से येन को थोड़ा कमजोर होने देते हैं, जिससे टोयोटा और सोनी जैसे कंपनीज का सामान सस्ता हो जाता है और उनका एक्सपोर्ट बूस्ट होता है।
बैलेंस शीट पर कर्ज भले ही दिखे, लेकिन उनका फाइनेंशियल रिपोर्शन, डोमेस्टिक ट्रस्ट और ओवरसीज वेल्थ मिलकर उन्हें हर क्राइसिस से बचा लेता है। तो दोस्तों, अब आपको पूरा मामला समझ आ गया होगा क्यों इतने डेप्थ के बाद भी जापान स्टेबल है। उनका कर्ज उनके अपने ही लोगों का है, वो अपनी करेंसी में बोरो करते हैं। जापान और बैंक पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है और उनके पास 3.7 ट्रिलियन डॉलर की फॉरेन एसेट का बैकअप है। लेकिन इस पूरे मॉडल का एक डार्क साइड भी है। जापान भले ही बर्बाद नहीं हो रहा, लेकिन वो आगे भी नहीं बढ़ रहा। जीरो ग्रोथ, बूढ़ी होती आबादी, ज़ुम्बी कंपनीज और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स का धीरे धीरे गिरना, ये जापान का अपना चुना हुआ रास्ता है। उन्होंने सडन क्रैश के ऊपर ग्रेजुअल डिक्लाइन को चूज किया है। ये मॉडल दुनिया का कोई और देश कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि हर देश को ग्रोथ चाहिए होती है, सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं। बाकी अब आपको क्या लगता है, क्या जापान का ये शांत सिस्टम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा या कभी ना कभी ये गुब्बारा फूटेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो YouTube के हाइप बटन पर क्लिक करके हमें प्रमोट जरूर करें। जय हिंद।